हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है MPS 04 का एक यूनिट 24 है, ये हितबद्ध समूह और प्रभावक समूह तथा लॉबिंग। तो इसके बारे में हितबद्ध समूह यहाँ पे क्या होता है, प्रभावक समूह क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है और इसी पे जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनेंगे। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स आपका जो है यहाँ पे काफ़ी लेंथी है आपकी बुक में, यहाँ पे उसी में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को जो है मैंने इस वीडियो में ऐड करा है। आप एंड तक देखते हैं वीडियो को, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा और कुछ भी आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटिव उसका ईजिली आप आंसर दे सकते। तो यहाँ पे हितबद्ध समूह क्या है इसके बारे में जानेंगे। और स्टूडेंट, मैं MPS के जितने भी कोर्सेज है, आपका ये पूरा कोर्स है, जितनी भी बुक्स हैं इसमें सभी के चैप्टर्स जो है अपने चैनल पर डालूंगी। तो आप जो है अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले आज की वीडियो देख लेते हैं। हितबद्ध समूह क्या है। यहाँ पे हितबद्ध समूह, प्रभावक समूह और लॉबिंग जो है आपके चैप्टर में ऐड है, बट मोस्टली क्वेश्चन जो आपका बनता है हितबद्ध समूह और प्रभावक समूह के ऊपर बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हितबद्ध समूह होते क्या हैं इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे उसी को जो है थोड़ा और आगे से दे रखा है। यहाँ पे उसके बारे में जैसे नागरिक समूह के बारे में हम पढ़ते हैं, हित समूह और भी जो है इससे पहले समूहों के बारे में, समुदाय के बारे में जो है हमारा पिछला चैप्टर था। तो उसी से रिलेटिव एक होता है हितबद्ध समूह, उसी के जैसा ही है ये भी, आप पढ़ेंगे इसको समझ में आ जाएगा। आलमंड और पावल जो है इसकी डेफिनेशन देते हैं। आलमंड और पावल का कहना है कि हितबद्ध समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष लाभ की कड़ी से जुड़ा हो और जिससे इन कड़ियों की कुछ जानकारी हो। हितबद्ध समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करता है और इसके लिए राज्य की संस्थाओं पर दबाव भी डालता है। जैसे कि नागरिक समाज होता है, वो सब नागरिकों की जो है जितने भी लक्ष्य होते हैं उनके, जितने भी हमें जो है समाज के लिए जो किया जाना चाहिए, ऐसे एक हितबद्ध समूह होता है जो लोगों के हित के लिए कार्य करता है, कि जिसमें समाज का किस प्रकार से हम हित देख सकते हैं उसके लिए ये कार्य करता है। तो ये कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करता है और राज्य की संस्थाओं पर दबाव डालता है। ये जो है जितने भी एजेंसियां हैं और राज्यों ने अपने नीचे जितनी भी एजेंसियां बना रखी हैं, जितने भी सरकार दे रखी है, नेता बना रखे हैं, ये सब संस्थाएं को संभालने के लिए, तो हितबद्ध समूह क्या करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। हमारी इच्छाएं जो होती हैं या फिर मतलब एक राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी ये देखता है, समाज में जो है एक व्यवस्था स्थापित हो रही है कि नहीं। तो ये हितबद्ध समूह से इसलिए कहा गया है ये लोगों के हित के लिए कार्य करता है और राज्य की जो संस्थाएं होती हैं उन पर दबाव डालता है कि वो जो है इन ज़रूरतों को पूरा करें। तो इन्हें कहते हैं हम हितबद्ध समूह। तो ऐसे व्यक्तियों का संगठन जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करता है और इसके लिए राज्य के संस्थाओं पर दबाव डालता है, इन्हें हम कहेंगे हितबद्ध समूह। प्रभाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। प्रभाव समूह अब क्या है, गैर राजनीतिक संगठन है। तो कोई भी समूह, संस्था या संगठन कुछ क्षेत्रों विशेष परिस्थिति में प्रभावक समूह की भांति कार्य कर सकते हैं। ये एक तरह के जो है गैर राजनीतिक संगठन है, यानी कि एक होते हैं राजनीतिक संगठन जो कि राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये गैर राजनीतिक संगठन होता है, यानी कि NGOs जैसे होते हैं उस और लोगों के लिए कार्य करता है। प्रभावक समूह से इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है सरकार पर प्रभाव डालता है, अपना इफेक्ट डालता है कि किस दबाव डालता है कि किस प्रकार जो है ये लोगों के कार्य करने के लिए सरकार बाधित हो जाए। ये विश्वास किया जाता है कि प्रभावित समूह सरकार की नीतियों से परिवर्तन आने की चेष्टा करते हैं, चाहे उनकी संस्थाओं को प्रभावित करके या अन्य कार्य करके। तो ये जो है सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, मतलब कि उन्हें बताते हैं कि हमें जो है अपनी नीतियों में चेंजेस करना चाहिए लोगों की मांगों के हिसाब से। अगर लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है कि कोई भी नीति सरकार की, तो उसको बदलने में ये जो है सरकार पे मतलब दबाव डालते हैं, चाहे ये प्रभावित करके या अन्य कार्य करके। अन्य कार्य करके का यहाँ पे मतलब है चाहे ये आंदोलन करें, चाहे विरोध करें सरकार में, जो है समाज में जो है यहाँ पे हिंसा करने पड़े चाहे इन्हें, तो ये होते हैं प्रभावक समूह। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि प्रभाव डालते हैं। अब हितबद्ध समूह और प्रभाव समूह के आधार पर दो वर्गीकरण को विभाजित किया जाता है, यानी कि ये जो हितबद्ध समूह और ये जिन्हें हम प्रभावक समूह कहते हैं, यहाँ पर उसके अंदर ही हम जो है जन समूह और एक को हम कहते हैं पारंपरिक समूह।
क्या होते हैं ये जन समूह और पारंपरिक समूह? जन समूह इस श्रेणी में सुसंगत व्यापार संघ, किसानों का संघ, शिल्पकारों की संस्था तथा छोटे व्यापारियों का संघ भी सम्मिलित है। ये प्रारंभिक जन समूह का गठन है। अब जन समूह यहाँ पे कौन होते हैं? जैसे कि हर कोई भी समूह है, कोई भी जनता है, उसे जो है अपने हक के लड़ने के लिए एक समूह की ज़रूरत होती है, एक संगठन की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो है उसके लिए आवाज़ उठा सके, सरकार तक उसकी बात पहुंचा सके। तो ये जन समूह क्या करते हैं? जो भी यहाँ पे जो बड़े दर्जे के जो भी किसान होते हैं, व्यापार संघ होते हैं, इन सब की हम जो है मांगों को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, इसके लिए एक समूह बनाया जाता है। हितबद्ध समूह के अंदर ही ये आता है जन समूह, जिन्हें हम जन समूह में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनता के लिए जो है कार्य करता है। और इसमें जो है जो भी व्यापार संघ होते हैं, जो भी यानी कि व्यापार की मांगों को हमें किस तरह से पूरा करना चाहिए, ये इस बारे में सोचते हैं। और जो किसानों को इकट्ठा करते हैं, जो भी किसानों की मांगे या उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, तो ऐसे लोगों का जो समूह इकट्ठा होगा उसको हम कहेंगे जन समूह। ये किसानों की तरफ से भी हो सकते हैं, व्यापार संघ की तरफ से भी हो सकते हैं, शिल्पकारों की संस्था भी हो सकती है। तो इस तरह के समूह जन समूह कहलाते हैं, जो जनता का एक समूह का जो है एक निर्देशक बनते हैं। तथा छोटे व्यापारियों का संघ भी सम्मिलित है। ये प्रारंभिक जन समूह की गठन है। तो सबसे प्रारंभिक समूह इन्हें कहा जाता है, क्योंकि जो है ये मतलब जनता के लिए या फिर जो आम लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से कोई खड़ा हो सकता है और जो है सरकार तक उनकी बात पहुंचा सकता है, इस तरह के ये संगठन होते हैं। ये सरकार द्वारा नहीं बनाए जाते, लोगों का एक समूह। पारंपरिक समूह दूसरा, यानी कि हितबद्ध और प्रभाव समूह के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। पारंपरिक समूह, पारंपरिक की अभिजन समूह में जो सम्मिलित है उनमें राष्ट्र से संबंधित उद्योगपतियों का समूह, उच्चतर प्रशासनिक सेवा अधिकारी की संस्थाएं, बुद्धिजीवी, लेखकों, कवियों या शिल्पकारों की संस्था इत्यादि। ये जो पारंपरिक समूह हैं, ये जो है हमारे जितने भी शिक्षक हो गए, बुद्धिजीवी, उन्हें जैसे कोई साइंटिस्ट हो गए, जो भी हमारे समाज में जो है परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो है पारंपरिक समूह कहलाता है। इसमें जो है अभिजन समूह जो है सम्मिलित होते हैं। अभिजन समूह भी यानी कि जो है सरकार से हटे हुए होते हैं, जैसे कि शिक्षक है, कोई साइंटिस्ट है, ये भी हमारे सरकार के लिए, या लेखक है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सरकार का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी ये जो है हमारे समाज के मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं। एक लेखक जो है अपने जो है समाज की जो भी स्थिति बताता है उसके बारे में लिखता है, और लिख के जो है ये लोगों को प्रभावित करता है या सरकार को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये इन्हें हम कहते हैं पारंपरिक समूह। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हितबद्ध समूह का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो इन समूहों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब एक संस्था टाइप या फिर हम कह सकते हैं एक समूह लोगों का बनाया गया होता है जो लोगों के लिए कार्य करता है। अब इसी में जो है अलग अलग समूह यहाँ पे बांट दिए गए हैं, अलग अलग जो है वर्गीकरण इसका किया गया है। आलमंड का वर्गीकरण हम इसमें पढ़ेंगे और जील बोलांडेल का वर्गीकरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को ही ऐड किया है। हितवाद समूह का वर्गीकरण, आलमंड का वर्गीकरण क्या है यहाँ पे, तो उनके जो है 4 तरह के इन्होंने वर्गीकरण किए हैं। संस्थागत हितबद्ध समूह सबसे पहला है इनका, कई संस्थाओं के साथ निकट रूप से जुड़े होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, नौकरशाही, निगम और सेना के साथ, ताकि ये जनता की मांगों को पूरा कर सके। ये हितबद्ध समूह जो होते हैं जनता की मांगों को पूरा करने के लिए बनाए गए एक समूह है। और यहाँ पे इनको जो है संस्थागत हित समूह इसलिए कहा जाता है, ये एक जो संस्था होती है उसके प्रकार, अगर उसके रूप में, अगर संस्था के रूप में कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम कहेंगे संस्थागत हितबद्ध समूह। ये कार्यपालिका, नौकरशाही, निगम और सेना के साथ अगर जुड़े हुए हैं, ये उनके साथ कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे संस्थागत समूह। यानी कि अगर ये उनके कानून नियमों पर प्रभाव डाल रहे हैं, इस तरह का कोई समूह है जो कि जनता की मांगों को जो है सरकार तक पहुंचा रहा है और उनकी कार्यपालिका के साथ, नौकरशाही यानी जैसे कि जो भी पुलिस वगैरह होती है उनमें अगर शामिल है, तो इन समूह को हम कहेंगे संस्थागत हितबद्ध समूह। हितबद्ध समूह, ये समूह दिखता है तब, ये समूह तब दिखाई पड़ते हैं जब असंतोष प्रकट करने के सामान्य समर्थन जो है प्रभावित हो जाते हैं। वह इनकी विशेषता है और पारंपरिक तरीके से ज़्यादातर हिंसात्मक साधनों का ये प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये हितबद्ध समूह, यहाँ पे हितबद्ध समूह के बारे में बताया गया है, यानी कि
आलमंड ने हितवत समूह को ही ऐसे समूह बताया है जो कि हिंसा के रूप में जब कार्य करते हैं, यानी कि जब समाज में विरोध करते हैं, किसी चीज़ का विद्रोह करते हैं, तो ऐसे समूह को कहा जाता है हितवाद समूह। और ये ज़्यादातर तब दिखाई पड़ते हैं जबकि समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती है, जब किसी हद तक पहुंच जाती है, तो इनको जो है अपने कदम उठाना पड़ता है समाज के लोगों के लिए। तो ये विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, हड़तालें भी करते हैं। तो ऐसे समूह को जो है हितवाद समूह कहा जाता है। सहचारी हितवत समूह, इसके बारे में और भी अभी हम पढ़ेंगे। इसका वर्गीकरण जो है दोबारा भी यहाँ पे किया गया था जीन बोनाल्डो के द्वारा। औपचारिक रूप से संगठित संस्थाओं के साथ जुड़े होते हैं, जैसे वकील, चिकित्सक या अन्य व्यवसाय के शहजादे इस श्रेणी में आते हैं। इनका कोई स्थायी संगठन नहीं रहता। अब ये जो सहचारी हितवत समूह हैं, जैसे वकील हो गए या डॉक्टर्स हो गए या टीचर्स हो गए, इस तरह के जो समूह हैं ये लोगों के लिए कार्य तो कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनके हक की बातें कर रहे हैं। और जो चिकित्सक हैं वो भी लोगों के लिए जो है कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हें हम कहते हैं सहचारी हितवत समूह, क्योंकि ये जो है लोगों को ज्ञान देकर जो है उनका समूह का जो है विकास करते हैं या उनकी जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको हल करते हैं। तो इस तरह के समूह जो है सहचारी हितवत समूह कहलाते हैं। गैर सदाचारी समूह के कई आधार हैं, जैसे प्रजाति और धार्मिक। ये मांगों को अनौपचारिक और नियमित रूप से करते हैं, वे इनका कोई स्थायी संगठन नहीं रहता। गैर सदाचारी समूह जो भी धार्मिक समूह होते हैं, जो भी धर्म के आधार पर लोगों की जो है सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, इस तरह के समूह को हम कहते हैं गैर सदाचारी समूह। और ये जो है अनौपचारिक तरीके से और जो है नियमों का पालन करते हैं, यानी कि अपने हिसाब से ही ये चलते हैं और लोगों को जो है प्रभावित करता है, या सरकार को या फिर मतलब जो भी अपना इनके धर्म को मानता है उनका ये संगठन बना लेते हैं। इनको हम कहते हैं गैर सदाचारी समूह। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आपको शॉर्ट में समझाया है। अगर आपका जैसे क्वेश्चन बनता है इसका, तो आप इन 4 पॉइंट्स को भी अगर याद रखते हैं आप और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आलमंड का वर्गीकरण ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा जीन बोनाल्डो का वर्गीकरण, तो यहाँ पे इन्होंने समुदाय हितवत समूह के बारे में बताया। समुदाय, यहाँ पे इन्होंने 2 समूह का वर्गीकरण किया, एक समुदाय हितवत समूह और एक सहचारी समूह। ये जीन बोनाल्डो का वर्गीकरण है। और इनके समुदाय हितवत समूह में भी 2 समूह आते हैं, प्रथागत और संस्था। तो यहाँ पे समुदाय हितवत समूह क्या है? जो समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए समुदाय हितवत समूह का निर्माण होता है। ये राज्य संरक्षण और सहयोग को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो जो समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कुछ भी लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए, ये मतलब ये सारे ही समूह जो है लोगों की किस प्रकार से मांगे हम पूरी कर सकते हैं, उनके ही समूह हैं। पर यहाँ पे हर जो है जीन बोनाल्डो है, आलमंड है, इन्होंने अपने हिसाब से इसका वर्गीकरण किया। अब समुदाय हितवत समूह क्या है? समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रहा है वैसे वही समूह। अब इसमें भी ये सारे ही समूह जो हैं समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं, पर यहाँ पे 2 तरह के समूह बांटे गए हैं, प्रथागत और संस्थागत। प्रथागत समूह कौन है? जो समूह समुदाय के रिवाज और परंपराओं का अनुसरण करते हैं वे प्रथागत समूह की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे समुदाय हितवत समूह तो बिल्कुल हितवत समूह की तरह ही है। अब इसी के अंतर्गत इसका वर्गीकरण जो है प्रथागत और संस्थागत के रूप में हम जानते हैं। प्रथागत जो होंगे वो जो है समाज में क्या परंपराएं शुरू से चलती आ रही हैं, क्या रीति रिवाज रहे हैं, उसके आधार पर लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। कि जो है अगर कोई अपने धर्म को पालन करना चाहता है या अपनी परंपरा के आधार पर ही जो है आगे बढ़ना चाहता है, तो इस प्रकार के समूह जो है प्रथागत समूह कहलाएंगे, जो उनकी परंपरा के आधार पर उनका जो है हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और संस्थागत समूह लोगों का ऐसा समूह जो लंबे समय से साथ रह रहे हैं और सामान्य सामाजिक संबंधों का विकसित कर रहे हैं, उन्हें संस्थागत समूह कहा जाता है। जो कि लोगों के सामाजिक संबंध के लिए कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है लोगों को जोड़ कर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए लोक सेवा कर्मी, कल्याणकारी संस्था तथा वरिष्ठ नागरिक लोक कल्याण संस्था, जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, समाज में सभी का हित हम कर सकें, सभी के लिए जो है सभी को फ़ायदा पहुंचा सके, समाज के कार्य कर सके, ऐसे समूह जो है संस्थागत संघ कहलाते हैं। तो यहाँ पे जीन बोनाल्डो ने समुदाय हितवत समूह को जो है 2 समूहों में बांटा है। प्रथागत समूह जो परंपराओं के आधार पर, रिवाजों के आधार पर जो है लोगों के हित के लिए कार्य करता है, और संस्थागत संघ जो कि समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा वर्गीकरण है सहचारी समूह के अंतर्गत।
यानी सहचारी समूह, इसके अंतर्गत भी 2 समूह आते हैं, संरक्षण समूह और प्रोत्साहन समूह। ये समूह जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करता है, जैसे व्यापार संघ या व्यवसायियों की संस्था। संरक्षक समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है लोगों के हितों की रक्षा करते हैं कि अगर कुछ भी लाभ हमें कमाया जाना है, इस पर कोई जो है कोई बाधा ना आए, कोई भी हमें कार्य करना है किसी भी संस्था को या किसी भी समाज में किसी भी तबके को, तो इसको जो है रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे समूह को जो है संरक्षक समूह कहते हैं। जो व्यापार संघ ये कार्य करते हैं, व्यवसायियों की संस्था। व्यापार संघ जो है किस प्रकार से हमारा जो है व्यापार चलता रहे इसलिए कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संरक्षक समूह कहा जाता है। प्रोत्साहन समूह बड़े स्तर पर समुदायों का अनुसरण करते हैं, फिर भी लोग निर्णय पर उनका प्रभाव का माना जाता है। अपेक्षाकृत संरक्षक समूह के इन वह समूह हैं निशस्त्रीकरण या ग्रीन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा। अब ये जो प्रोत्साहन समूह हैं ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं और जो है लोगों के हित के लिए भी कार्य करते हैं। प्रोत्साहन समूह इसलिए कहा गया है, ये लोगों को जो है उनके हक के लिए किस प्रकार से लड़ना चाहिए या फिर हमारे समाज में जितने भी मुद्दे हैं उसको लोगों को हम उसके प्रति किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं, इसके लिए जो है ये कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन समूह कहा जाता है क्योंकि लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और इनके उदाहरण हैं निशस्त्रीकरण या ग्रीन यानी कि पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं, और निशस्त्रीकरण यानी कि हमारे समाज में हमें जो है किस प्रकार से शस्त्रों का उपयोग रोक देना चाहिए, ये समाज के लिए जो है मतलब सही नहीं है, निशस्त्रीकरण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो ये जो है एक बड़ा समूह कहलाता है। प्रोत्साहन समूह और संरक्षक समूह होएगा जो हमारे हितों से रक्षा करेगा, और प्रोत्साहन समूह इन हितों को किस प्रकार से हम जो है पूरा कर सकते हैं उसके लिए प्रोत्साहन कर देता है लोगों को, इसलिए इन्हें सहचारी या जब हम किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं या फिर जो है किस प्रकार से उसकी रक्षा कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं सहचारी समूह। यहाँ पे सहचारी समूह क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो है आपके ये 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हितवाद समूह का क्या वर्गीकरण है आर्मंड के हिसाब से, और जील ब्लैंडेल का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं आपको कुछ भी जो है टॉपिक है या आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें ऐड करवाना चाहते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या होने चाहिए, और भी ज़्यादा यहाँ पे मैंने 2 ही चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ अगर जो उसमें छूट रहा है अगर आपको वो भी इसकी भी नोटिंग चाहिए, उसके भी नोट्स चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं, वो आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर हमारी डिमांड आती है तो उसके लिए हम जो है स्टूडेंट्स के लिए फिर बनाएंगे ये इस तरह के नोट्स जिसमें आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल होंगे। मतलब हर कितने भी नंबर का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके हिसाब से आप क्या आंसर कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो उसमें लिखा होगा। और स्टूडेंट आप ऑनलाइन क्लासेस भी चाहे तो हमसे ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रिपेयर क्या करनी चाहिए एग्ज़ाम में, ये सब आपको बताया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। इसकी और इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।